Hello guys, welcome all of you to lecture number 2 on chapter 8 electromagnetic waves class 12 का 8वां चैप्टर पहली बुक खत्म इसके बाद। और आपको मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं ईएम वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स करती हैं, क्या इक्वेशन लिखी जाती है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं स्पीड पर या इक्वेशन पर। आज ईएम वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करेंगे। बस एक ही डेरिवेशन है, इसके अंदर डेरिवेशन की तरह अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जा सकता है तो बस यही पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ऐसा प्रूव कर दीजिए। तो ट्रांसवर्स नेचर का प्रूव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और यूजेस जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर, याद करने लायक बहुत ज्यादा है इसमें आपके लिए। और देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव करना है हमें। तो ट्रांसवर्स नेचर की बात करेंगे। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। आपको याद आ जाएगा ट्रांसवर्स की बात से, ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ट्रांसवर्स नेचर की वेव मानी जाती है। और अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल ऑसिलेट करता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। साउंड वेव्स कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जांपल हैं। और मैं आपको किस तरह से प्रूव कर दिखाना चाहता हूं ट्रांसवर्स नेचर को। बड़ा ही अटपटा सा एक तरीका अपनाएंगे हम इस तरह से। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर वेव एक्स में ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर। यानी अगर वेव एक्स में ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड में प्रोपेगेट कर रहे होंगे कि वो एक दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पर भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये ट्रांसवर्स नेचर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। और यही हमें प्रूव करके दिखाना है। इसे प्रूव कर कैसे दिखाया जा सकता था, पहले इस तरह से क्या किया जाए, ये कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए जाए। इस तरह से ये x एक्सिस की डायरेक्शन ली गई है, इसे y एक्सिस की डायरेक्शन मान लिया जाए और ये y एक्सिस के बाद ये तीसरा जो बचा वो z एक्सिस माना जाए इस तरह से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग x y z एक्सिस ऐसे कंसीडर किए जाएं और इसके बाद एक पैरेललोपाइड कंसीडर किया जाए। भाई पैरेललोपाइड इस तरह से कंसीडर किया गया। किस तरह से भाई पैरेललोपाइड को कंसीडर किया गया? आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड इस तरह के फ्लक्स के क्वेश्चन कराता था और तब इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने इस तरह से आपको क्यूब या क्यूबॉइड या सिलेंडर के क्वेश्चन कई बार आपके सामने रखे थे इस तरह से। तो इस तरह का एक ये कंसीडर किया गया है पैरेललोपाइड और मान लेते हैं भाई ये ए, ये बी, ये सी और ये डी फेस हो गया इस तरह से। फिर ये ई हो जाता है, ये एफ हो जाता है, ई एफ जी और ये एच नाम दिया जा सकता है या ओ ओरिजिन है ये, तो ओ ओरिजिन नाम दिया जा सकता है इसको भाई इस तरह से। इस तरह का आप क्या कंसीडर करिए, एक पैरेललोपाइड कंसीडर करिए और आप ऐसा मान लीजिए कि एक वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स में। एक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, एक्स में प्रोपेगेट कर रही है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में।
तो जैसे इस डायरेक्शन में वेव अगर ट्रेवल कर रही है एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाई में या जेड में ऑसिलेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी या तो वाई में या जेड में ऑसिलेट करेगा, परपेंडिकुलर होगा एक्स के ऊपर। यानी एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, एक्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। अगर एक्स की डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, लाइट अगर एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑसिलेट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में ऑसिलेट नहीं कर सकती। यही प्रूव करना है। यानी वाई में ऑसिलेट कर सकती है या जेड में ऑसिलेट कर सकती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। यही नेचर प्रूव करना है। इसी से ट्रांसवर्स नेचर प्रूव होता है किसका? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और वो हम किस तरह से प्रूव कर पाएंगे, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इस तरह से मैं आपको बताता हूं। इस तरह से आप एक वेव कंसीडर करिए। तो मैंने क्या जाना है, मैंने ये कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating, consider an electromagnetic wave propagating along x direction, propagating along x direction, x axis की डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वेव हमारी। इस तरह से कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, such that it is independent of, such that the electric field vector is independent of, y and z axis। भाई अगर वेव प्रोपेगेट कर रही है, भाई वेव क्या होती है? ऑसिलेशंस होते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ का पार्टिकल किस अपनी मैक्सिमम पर हो सकता है, ये मिनिमम पर हो सकता है। ऐसे जो वेक्टर है वो वेव बना रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। तो कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन पर होगा, एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा, वो एक्स पे डिपेंड करता है, वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करता। यानी वाई में मूव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, जेड में मूव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एक्स में, और वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करती। इस तरह से सपोज ये पैरेललोपाइड है, सपोज अ पैरेललोपाइड A B C D E F G O, A B C D E F G O, ये एक पैरेललोपाइड कंसीडर किया गया। therefore electric flux through it by Gauss law। तो भाई गॉस लॉ की हेल्प से इस क्यूब मान लीजिए आप, एक ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, इससे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गॉस लॉ का यूज करना है। तो आप बहुत पहले पढ़कर आए हैं भाई, आपने क्या पढ़ा है पहले के चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में क्या समझाया गया कि गॉस थ्योरम लगाकर अगर इससे फ्लक्स फाइंड आउट करनी है तो भाई फाई फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, इससे A B C D E F G O, इस पूरे सरफेस से, इस पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू गॉस थ्योरम से 0 के इक्वल लिखी भाई मैंने। ऐसा मैंने क्यों कहा, किस लिए कहा भाई मैंने, ब्रैकेट में लिखिए, बिकॉज there is no charge enclosed,
इसके अंदर कोई चार्ज मैंने एज्यूम नहीं किया है, इसके अंदर कोई चार्ज एज्यूम ही नहीं किया मैंने, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज Q की वैल्यू 0 है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। बट भाई फ्लक्स की वैल्यू 0 तो आपने लिख दी, वैसे फॉर्मूला खोल दिया जाए, अगर फॉर्मूला खोल दिया जाए तो फ्लक्स फाइंड आउट करनी चाहिए थी आपको, E डॉट ds का फॉर्मूला लगाना चाहिए था एक बार A B C D के लिए। भाई A B C D इस वाले फेस के लिए बात कर रहा हूं एक बार, और प्लस एक बार इसके बिल्कुल अपोजिट वाला फेस आप देख पा रहे हैं E F G O, इसके लिए E डॉट ds का फॉर्मूला लगेगा। ये एक पेयर बनाया मैंने इस तरह से, और ये जो फ्लक्स की वैल्यू है, इस पूरे क्यूब से फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इस पैरेललोपाइड से फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो मैंने E डॉट ds 0 के इक्वल लिख दिया गॉस थ्योरम से। लेकिन अगर इसे पार्ट्स में खोल दिया जाए, एक बार इस फेस से फ्लक्स, एक बार इस फेस से फ्लक्स, प्लस इसी में प्लस चल रहा है भाई आगे, ऐसे और पेयर बनाऊं E डॉट ds, एक फ्लक्स फाइंड आउट करना था ऊपर एफ जी सी बी या बी सी एफ जी, तो बी सी एफ जी से और प्लस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इसके बिल्कुल सामने नीचे ए डी ओ ई, ए डी ओ ई, आमने सामने वाले, बिल्कुल आमने सामने वाले फेसेस के पेयर बना रहा हूं। ये फेस था, ये फेस का एक पेयर बनाया, ऊपर वाला फेस जो है और नीचे वाला फेस जो है इसका एक पेयर बनाया, और अब जो बैक साइड पर दीवार है और जो हमारी तरफ है उसका एक पेयर बनाऊं, तो E डॉट डी एस, E डॉट डी एस ये F, ये उस तरफ जो है O D C G, O D C G, O D C G और प्लस E डॉट डी एस लगाएं, ये हमारी तरफ जो है E A B F, EABF वाले स्पेयर के लिए भी लगाया। तो 6 फेसेस यहां पर थे, आमने सामने वाले फेसेस को मैंने एक साथ लिखा है आपको ये बताने के लिए कि x में वेव ट्रेवल कर रही है और y और z पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती, यानी y में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कांस्टेंट है, z में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी वो कांस्टेंट है। यानी ये ऊपर वाला जो फेस है और ये नीचे वाला जो फेस है, जो y पर, जिस पर y परपेंडिकुलर है, y की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी t टाइम पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो जितनी फ्लक्स इस नीचे वाले फेस से है उतनी ही उससे, एक से इनवर्ड होगी तो एक से आउटवर्ड होगी, और नेट आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक इसी तरह से ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है और ये हमारी तरफ वाला पोर्शन, इससे भी 0। ये 2 फेस बच गए, ये 2 फेस बच गए। x में फील्ड की क्या वैल्यू है ये मुझे रिलेट कर कर जाननी है, तो ऐसा अगर है तो इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, पूरे सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस से गॉस थ्योरम लगाई, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज कंसीडर ही नहीं किया है, इसलिए नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखी गई। 0 के इक्वल रखी गई फ्लक्स, फिर मैंने इसके 6 फेस थे, सबके लिए फॉर्मूला लगाया अलग अलग। हम ऐसा गॉस थ्योरम में करते थे ना, वायर से फ्लक्स निकाली, शीट से फ्लक्स निकाली, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम पार्ट्स में तोड़ देते थे, अलग अलग जगह अलग अलग बात है भाई। तो ये पहला पेयर छोड़ दिया जाए तो ये सारे 0 हो गए हैं इस तरह से। तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू बराबर है, फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ये वाला फेस जो बचा है, ये वाला फेस है E डॉट ds, E डॉट ds है A B C D से, और प्लस E डॉट ds की वैल्यू है यहाँ पर E F G O से, और ये सम इक्वल टू किसके है? 0 के है। बाकी फेसिस से वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बाकी फेसिस से वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y और z पर डिपेंड नहीं करती,
y और z पर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए आमने सामने वाले जो ये पेयर्स हैं जिन पर z परपेंडिकुलर है और जिन पर y परपेंडिकुलर है, उन फेसिस से नेट फ्लक्स का आंसर क्या लिखा गया? 0। x जिन पर परपेंडिकुलर है यानी ये वाला फेस और ये वाला फेस ये बचे हैं और इनका सम भी 0 के इक्वल आ रहा है। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कुछ Ex है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Ex है तो यहाँ इसका नॉर्मल आउटसाइड आएगा, यहाँ 180 का एंगल बनेगा। यहाँ E की वैल्यू Ex डैश मान ली जाए, मैंने मान लिया या इस फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड Ex है, आगे चलकर वैल्यू कुछ चेंज हो गई और Ex हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा पढ़ते थे ना भाई, x पे डिपेंड करती थी फील्ड, यहाँ x की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ x अलग है, x चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ऐसा करके ये फॉर्मूला खोल दिया जाए, E इनटू में ds इनटू में cos थीटा, इस फेस के लिए थीटा 180 डिग्री बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड Ex नाम दी गई है ABCD के लिए। और भाई इस फेस के लिए Ex डैश ds एरिया cos 0 डिग्री का एंगल, और ये वाला फेस ABCD था यहाँ पर, ये इसके लिए एंगल 0 डिग्री है भाई। सेकंड वाले फेस के लिए एंगल 0 डिग्री है। इस वाले फेस के लिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड x में मानी है मैंने, जबकि इसका नॉर्मल आउटसाइड इसका इधर की तरफ होगा, तो इस वाले ABCD वाले केस में 0 डिग्री का एंगल है और EFGO वाले केस में 180 डिग्री का एंगल है। इक्वल टू 0 लिख दीजिए भाई इस तरह से, इक्वल टू 0 के लिख दीजिए इस तरह से, 0 के इक्वल है ये सारी फ्लक्स। ये फॉर्मूला खोलने पर E इनटू में x इनटू में s एरिया cos 0 पे 1, ये E इनटू में x डैश Ex डैश ds का एरिया इंटीग्रेशन s cos 0 पे -1 था बराबर 0 के। भाई s से s कट गया तो Ex माइनस Ex डैश 0 आ गया, इस तरह से s कॉमन लेकर 0 पे भेज दिया था। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड x में है इस फेस के पास, वही Ex डैश की वैल्यू यहाँ पर भी है इस फेस के पास। ये तो ये कह रहा है कि x में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है x में। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकती। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, मतलब चेंज होती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दोनों एक दूसरे के सोर्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। तो इसका मतलब ये आ गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। और ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, जिस पर वेव ट्रेवल कर रही है। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में अगर वे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तो कोई एनर्जी का फ्लो नहीं है भाई। thus a static field cannot propagate an EM wave, therefore electric field is perpendicular to x direction, अगर आप x की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं तो वो कांस्टेंट आ रही है, और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव को प्रोपेगेट नहीं करा सकती, EM वेव एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब x में ऑसिलेट नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब x के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है, और thus this is transverse nature, और यही ट्रांसवर्स नेचर होता है। This is transverse nature of EM waves, और यही ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है, यही EM वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है। एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये आप प्रूव करेंगे, इसी तरह से आप लिख देंगे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से प्रूव की जा सकती है, प्रूव कर कर नहीं दिखाएंगे, और इससे ट्रांसवर्स नेचर प्रूव होता है।
तो इससे ट्रांसवर्स नेचर प्रूव होता है यहाँ पर कि ईएम वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इस तरह से इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं बचा आपके लिए, जिसे मैं भी डिस्कस करता हूं यहाँ पर। और एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप नोट्स में से बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने दिया है आपको, बहुत आसान सी बात प्रूव करनी है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। भाई रेडियो वेव्स, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, बहुत सारी लाइट्स को मिलाकर क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। मतलब लाइट्स को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उन लाइट्स के पूरे सेट को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रेडियो वेव्स, सबसे पहले मैंने किसकी बात करी, रेडियो वेव्स की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, मिनिमम सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। और रेंज आप याद कर पाएंगे, आपको याद करनी होंगी थोड़ी बहुत। और रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियाज, इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होते हैं या रिटार्ड होते हैं तो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की रेडियो वेव्स का यूज क्या है, तो आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज, वेवलेंथ की रेंज मैक्सिमम है, मिनिमम है, किससे कम है, किससे ज्यादा है, फिर उसके बाद कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये और क्या इनके यूजेस होते हैं, ये सब पढ़ना है। इन रेडियो वेव्स एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारा टीवी जो सिग्नल कैच कर रहा है, जो रेडियो हमारा सिग्नल कैच कर रहा है, वो रेडियो वेव्स को कैच कर रहा है। डिश एंटीना जो ऊपर लगा हुआ है वो रेडियो वेव्स को कैच कर रहा है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी, भाई एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है इसको इस तरह से। माइक्रोवेव्स, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा माइक्रोवेव्स को, ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ऑसिलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है और उससे प्रोड्यूस करी जाती है माइक्रोवेव्स। रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज किया जाता है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। सेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इसका यूज करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन घर पे होता है, हीटिंग इफेक्ट देने के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा हॉट कर दिया जाए, फिर उन्हें कूल कराया जाए, तो वो इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इंफ्रारेड वेव्स का यूज होता है बहुत ज्यादा रिमोट के आगे जो एलईडी लगा हुआ है, वीसीआर में, टीवी के रिमोट्स में, या इन रिमोट्स में जो एलईडी लगा हुआ है वो इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। कैमरे में देखते हैं हम, रेड कलर दिखाई देता है इस तरह से, इंफ्रारेड होती है। मस्कुलर स्ट्रेन्स को, कि बॉडी पेन को ठीक करने के लिए, मसल्स पेन को ठीक करने के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हमारे अर्थ के चारों तरफ हैं, अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होने वाली इंफ्रारेड वेव्स को वापस भेज देते हैं, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर रात को भी दिन से नियरली बना रहता है। थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री कम होता है, पूरा बिल्कुल ठंडा नहीं होने देता रात को, नहीं तो दिन में बहुत गर्मी होती धरती पर, रात का बहुत ठंड होती, ऐसे में यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। विजिबल लाइट आप जानते हैं, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर से वॉयलेट स्टार्ट होती है और 700 नैनोमीटर पर रेड जाएगी, विबग्योर बनता है। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की, मिनिमम वेवलेंथ है वॉयलेट की। फ्रीक्वेंसी रिवर्स कर दीजिएगा भाई। रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन, जब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, कई बार वो इस तरह से विजिबल लाइट हम एटम्स चैप्टर में जानेंगे। और केमिकल रिएक्शंस कराने में यूजफुल हैं, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस कराने में यूजफुल हैं। और विजिबल वर्ल्ड भाई हमें संसार दिखाई दे रहा है ड्यू टू विजिबल स्पेक्ट्रम में। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब से और आयरन से, जैसे बहुत ज़्यादा लोहे को आपने गर्म कर दिया है, जब वो ठंडा हो रेड हो गया है, अल्ट्रावायलेट है इस तरह से। और सन से भी आती है अल्ट्रावायलेट। फूड को प्रिजर्व करने में, लंबे समय तक खाना रखना है आपको, खराब नहीं होगा, जर्म्स नहीं होंगे उसके अंदर, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में रखा जाएगा। इनविजिबल राइटिंग्स,
अक्सर हम ऐसा कुछ पेपर पे लिख देते हैं जो दिखाई नहीं दिया, उस पर एक स्पेशल टाइप की लाइट डालने पर वो दिखाई देता है। तो वो इनविजिबल राइटिंग्स को, फिंगरप्रिंट्स को पढ़ने के लिए भी अल्ट्रा वायलेट का यूज किया जाता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में यूज करते हैं इस तरह से। एक्सरेज आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एक्सरे एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें बॉडी बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती है, एक्सरे फ्लैश को क्रॉस कर जाती है। जब हम इस तरह से अपना एक्सरे कराते हैं, बॉडी की बोन्स की एक पिक्चर बन जाती है जिसके क्रैक्स दिखाई देते हैं। डॉक्टर आपकी टूटी हड्डी को जोड़ने का काम करता है इस तरह से। एक्सरे एक डायग्नोस्टिक टूल है और इसी तरह से एक्सरे का यूज किया जाता है क्रिस्टल्स को स्टडी करने में। एक्सरे इंजीनियरिंग में क्रैक्स, फ्लॉज, मान लीजिए मेट्रो या कोई पुल बनाया जा रहा है तो किसी लोहे के पार्ट का यूज किया जा रहा है, उसका अंदर क्रैक एक्सरे से पता चलता है। वही आपको रिफ्लेक्शन से, जहां क्रैक होगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी और डिटेक्ट किया जा सकता है कि कोई क्रैक है उसके अंदर। वही अदरवाइज आप ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे इतनी हैवी मेटल को कि उसमें क्रैक, छोटे से छोटा क्रैक भी डिटेक्ट किया जाएगा क्योंकि वहां ऐसे रिस्क नहीं लिए जा सकते। एक्सप्लोसिव डायमंड्स, गोल्ड, इस तरह से डिटेक्ट करने में, बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए कहीं पर बॉम्ब छिप है तो मेटल्स की चीज़ों को, या हम जब जाते हैं या स्मगलर्स को चेक करने के लिए कि कोई मेटल की चीज़ उनके पास है, हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है गामा रेज। न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादातर और रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है ट्यूमर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। पॉलीथीन इथाइलिन से पॉलीथाइलिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं। और फूड को स्टफ करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए भी गामा रेज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम तो आपको याद ही करना है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेज भी दूंगा जिसमें आप जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, या किसके क्या यूजेस हैं, किसको कैसे प्रोड्यूस किया गया, ये सब याद करना है आपको। और ट्रांसवर्स नेचर का डेरिवेशन आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है तो बहुत आसान ये चैप्टर है अब आपके लिए, पूरे मार्क्स आप इसमें ले पाएंगे, बहुत आसान चीजें आपको मिलेगी, अच्छी प्रैक्टिस आप करें। रे ऑप्टिक्स के साथ हम अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। आप जानते हैं वो लेक्चर हमारे ऑलरेडी आने लग गए थे और रे ऑप्टिक्स को मैं कल संडे से स्टार्ट कर रहा हूं और अब हमारा सिलेबस और तेजी से खत्म होने को है। थैंक्स गाइस।